हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सहारा। समय चल रहा है 1965 का। हम देखते हैं कि अमेरिका का सिविल वॉर अपनी आखिरी समय पर है। इसी दौरान हमारी नज़र एक कैप्टन पर पड़ती है जिसके हाथ में एक गोल्ड कॉइन है। वो सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से को अपनी एडवांस आयरन शिप पर लोड करवा रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है CSA यानी कि फाउंडेशन ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि आज के समय पर साउदिया कहलाता है। इतनी ही देर में इनके ऊपर नॉर्थ के कुछ आर्मी वाले हमला कर देते हैं, लेकिन कैप्टन फिर भी शिप को पानी में उतार देता है और अपने इंजन्स को बंद कर देता है ताकि अंधेरे में उनका वो शिप किसी को दिखाई ना दे। ऐसे ही करके वो दुश्मन से बच सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है आज के समय में, जहाँ हम WHO की एक वैन को देखते हैं जिसके अंदर डॉक्टर सोफिया बैठी हुई है। ये लोग अफ्रीका के लेगस शहर में जा रहे हैं जहाँ पर एक बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। जब ये लोग उस मरीज की इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी भी वही हाल है जो उन्हें पिछले कुछ केसेस में मिले। तब उस पेशेंट की माँ बताती है कि कुछ दिन पहले इसके पिता और ये दोनों माली गए थे। वहाँ से आने के बाद ही इनकी ऐसी हालत हो गई है। अब सोफिया उस मरीज को कार में बैठाती है और फिर अपने सीनियर को बताती है कि इस केस को मिलाकर हमारे पास टोटल 6 केसेस हो गए। अब कब आप WHO को फाइल दोगे? तो सीनियर बताता है कि इतने में WHO वाले नहीं मानेंगे, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं उन्हें भेज देता हूँ। अब सोफिया उन्हें माली चलने को कहती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ से आने के बाद वो लोगों को ऐसी बीमारियाँ क्यों हो रही है। तो डॉक्टर उसे मना करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी क्योंकि उनका कोई भी डॉक्टर जंग के बीच मारा जाए। दरअसल माली में सिविल वॉर चल रही है जिसकी वजह से वहाँ किसी भी आम नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक नकाब पोश बंदा इनके ऊपर नज़र रखे हुए, शायद उसे पसंद नहीं है कि इनका यहाँ पर आना। उधर सोफिया कहती है कि मुझे उस मरीज के पिता का सैंपल लेना होगा और इसीलिए वो लाइट हाउस की ओर निकल जाती है जहाँ पर वो काम किया करता था। वहाँ सोफिया देखती है कि उसकी भी वैसी ही हालत हो गई है जैसे उसकी बेटे की है, यहाँ तक कि उसकी तो जान भी जा चुकी है। इसीलिए वो चुपचाप उसका सैंपल लेकर बाहर आती है। इसी बीच पास के समुंदर में हम एक इंसान को बोटिंग करते हुए देखते हैं जो सोफिया को ही देख रहा था, पर यहाँ तो उसके ऊपर ही नकाबपोश आदमी हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वही बोट वाला आदमी आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन सोफिया का बैग वो इंसान अपने साथ ले जाता है, शायद उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। जब सोफिया की आँख खुलती है तो वो नूमा नाम के शिप पर होती है जो कि खोजकर्ताओं का शिप है। तभी हम डक को देखते हैं। ये वही बंदा था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। वो समुंदर के एक बहुत ही पुरानी मूर्ति लेकर बाहर निकलता है और सोफिया को देखकर कहता है कि ओ तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो तुम्हारा बैग ले गए। वो कहती है कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगी? तब वो बताता है कि तुम घबराओ मत, तुम अच्छे लोगों के साथ हो। इसी बीच हम अलगेरा को देखते हैं जो कि इस शिप का मालिक है। वो डक को बताता है कि हमें इस ट्रेजर को रात में होने वाले म्यूजियम पार्टी में रखना होगा, इसीलिए इसे साफ करवाओ जल्दी से। समय के बाद हम डक को एक नाइजीरियन डीलर से बात करते हुए देखते हैं। उधर हम पार्टी में देखते हैं कि सभी के सामने उस ट्रेजर को डिस्प्ले किया जाता है। यह असल में एक अफ्रीकन किंग का कॉफिन होता है जिसकी कीमत हजारों करोड़ में थी, जो इनके लिए बहुत बड़ी खोज है। उधर डक अब उस डीलर के पास पहुंच चुका है और वहाँ वो उसे एक ऐसा सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा हुआ है, जिसको देखकर वो तुरंत उसके हाथों से उसे ले लेता है और कहता है कि ये तो मेरा बरसों का सपना है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता लगा कि वो आयरन शिप कहाँ गया। क्या किसी ने उसको लूट लिया या फिर कहीं किसी जगह को अपने लाखों करोड़ खजाने के साथ वो दफन हो गया। दोस्तों, यहाँ उसी शिप की बात हो रही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इधर पार्टी में हम मैस्केट कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसने अलगेरा के कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉन्सर किया हुआ है। उसके माली में अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं, इसीलिए सोफिया कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं वहाँ तक जाने में? तो वो कहता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर डक भी आ जाता है और उस सिक्के को जेम्स को दिखाता है और फिर उसकी हिस्ट्री बताने लगता है कि ये कॉइन माली में रहने वाले एक इंसान को मिला है और ज़रूर वो आयरन शिप का मलबा भी वहीं आसपास ही होगा। ये देखकर जेम्स बहुत खुश होता है और फिर अलगेरा और डक को 3 दिन के लिए माली जाने को कहता है, जहां जाकर वो इस केस की पूरी छानबीन करेंगे और फिर उसके बाद ही वो रिसर्च ऑपरेशन को शुरू करेंगे। अब जब ये लोग अगले दिन पोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ डॉक्टर जैक और सोफिया बैठे हुए मिलते हैं, जो उन्हें देखकर कहते हैं कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो उसे बताती है कि जेम्स ने हमें कहा है कि हम तुम्हारे साथ माली जाएंगे।
ये सुनकर वो उसे बैठा लेता है और फिर पांचों लोग समुंदर के रास्ते से होते हुए माली की ओर निकल जाते। अब रात में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो डग सूफिया को इस कॉइन के बारे में बताता है और कहता है कि ये उसका बचपन का सपना था कि वो कैप्टन टॉम की उस आयरन शिप को ढूंढे। अब नेक्स्ट डे फाइनली वो लोग माली पहुंच जाते हैं। फिर सूफिया अपने रास्ते निकल जाती है और ये लोग निकल जाते हैं उस इंसान के घर जिसने इस सिक्के को ढूंढा था। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है। इसीलिए ये लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, कोई क्लू नहीं बचा जिसे वो उस कॉइन तक पहुंच सके। तभी डग को मस्जिद दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाता है और उसके हेड से मिलता है। दरअसल दोस्तों, ऐसी रिलीजियस जगहों पर पुराने कागज हमेशा रखे रहते हैं। इसीलिए डग उन्हें उस शिप के बारे में बताता है कि एक दिन वो इसी पोर्ट पर आया था। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो वो इंसान अपने पुराने दस्तावेजों को ढूंढता है जिसके एक कोने पर लिखा हुआ था एक शिप यहाँ एक पोर्ट पर आया है, लेकिन उसके अंदर कोई जिंदा नहीं बचा। उस दिन नदी भी अपनी उफान पर थी और इसीलिए वो बहकर आगे जाव शहर की ओर चला गया। बस इतना ही उस दस्तावेज में लिखा हुआ था, लेकिन ये जानकारी डग के लिए काफी ज्यादा है। इसीलिए वो तुरंत ही जाकर जेम्स से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद ये लोग शहर की ओर निकल जाते हैं। इसी दौरान उन्हें बीच में अपने सोनार पर कुछ दिखाई देता है। इनके साथ ही चेक करता है तो उन्हें किसी तरह की खास मिट्टी मिलती है जो कि शायद रस्टिंग हो सकती है, जिसको देखकर डग कहता है कि ऐसे बहते हुए पानी किसी रस्टिंग का मिलना काफी सोचने वाली बात है। इसी बीच उनकी ओर मिली की मिलिट्री बोट आने लगती है जिसके अंदर बैठे हुए सोल्जर उसे एक बात बार बार पूछे जा रहे थे कि वो डॉक्टर कहाँ है जिन्हें तुम लेकर आए हो। दरअसल मैस्किट ने यहाँ के डिक्टेटर को बता दिया होगा कि तुम्हारे शहर में फैली हुई इस बीमारी को ढूंढने के लिए 2 डॉक्टर आए हुए हैं, उन्हें रोक लो वरना तुम्हारे लिए परेशानी होगी। डग भी समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी ये बार बार डॉक्टर का नाम ले रहा है। इसीलिए वो उनसे कहता है कि मुझे ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, हम पोर्ट तक चलते हैं, साथ में वहां पर बात करते हैं। ये बोलकर वो उनकी ओर रस्सी फेंकता है जिसको वो अपनी बोट पर बांध लेते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को इशारा कर देता है जिसके बाद वो एकदम से थ्रॉटल देते हैं और उनकी बोट पलट जाती है। उसके बाद डक उन रस्सी को काट देता और वहां से आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन अभी इनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई है क्योंकि कुछ ही दूरी पर इन्हें 2 और बोट दिख जाती है जो इनके ऊपर शूट कर रहे थे। डक को समझ आ गया था कि इन्हें अब कूदना होगा, लेकिन उससे पहले वो बोट की फ्यूल पाइप को काट देता है और उन मिलिट्री बोट के करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही वो करीब आते हैं ये तीनों पानी में कूद जाते हैं और वो लोग उस बोट पर फायर करते रहते हैं जिससे लीक फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और तेज धमाका होता है। सब के सब मारे जाते हैं। उधर ये तीनों किनारे पर बने एक घर में आकर रुकते हैं। यहाँ रूडी डग से पूछता है कि क्या अब हम इस आयरन शिप को ढूंढने का मिशन बंद करने वाले हैं क्योंकि बोट तो खत्म हो गई। तो डग कहता है कि फिलहाल के लिए हम उन डॉक्टर्स की जान बचाना होगा किसी भी हाल में। लेकिन वो रूडी को बॉर्डर क्रॉस करके अल्जीरिया जाने को कहता है और वो और जेम्स दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर दोनों डॉक्टर्स गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें किसी के होने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज लगाते हैं लेकिन हर तरफ खामोशी थी। तब सोफिया एक घर में जाती है जहां उन्हें कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं जिनकी मौत उसी बीमारी की वजह से हुई थी, जो कि चौंकाने वाली बात थी। अब सुबह होने पर वो उन लोगों को दफना देते हैं। उधर रूडी भी अल्जीरिया के बॉर्डर क्रॉस कर देता है। दूसरी तरफ सोफिया को गांव में कुआं मिलता है जिसके अंदर वो जाने का डिसाइड करती है, शायद कोई सुराग मिल जाए। नीचे जाने पर वो पानी के सैंपल को लेने लगती है, लेकिन तभी जैक बताता है कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। पर कुछ ही देर बाद अचानक से गोलियां चलने लगती है। सिर्फ जैक को छोड़कर सभी को मार दिया जाता है। नीचे कुएं में बैठी सोफिया बहुत डर जाती है। इतने में वहां पर एक चॉपर उतरता है जिसके अंदर माली का डिक्टेटर काजिम बैठा हुआ था, जो जैक से आकर पूछता है कि वो लेडी डॉक्टर कहाँ है। उधर इस चॉपर की आवाज़ को वो सुनकर ये दोनों भी पता लग जाता है कि ज़रूर वो लोग आसपास ही है। इसीलिए सभी फौरन उनके पास जाते हैं। पर यहाँ तो काजिम बहुत गुस्से में था। वो जैक को शूट कर देता और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो, वो यहीं कहीं आसपास ही है। ये बोलकर वो उड़ जाता है और ये सब दूर एक छत पर बैठे हुए सारी चीज़ें ये लोग देख रहे थे। और यहाँ काजिम के लोग अपनी तलाश जारी रखते हैं और सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। एक बारी तो डग की जान जाने वाली होती है कि पीछे से सोफिया आकर उसे मार डालती, पर अपने दोस्त की जान जाने का अफसोस उसे बहुत ही ज्यादा होता है। पर डग उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उधर ये तीनों काजिम की टेरिटरी से बाहर निकलकर एक दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वहां से ज्यादा खतरा तो यहाँ पर है
क्योंकि कुछ ही दूरी पर इनका सामना कुछ घुड़सवारों से होता है जो इन्हें पकड़ लेते हैं और अपने राजा गोडीगो के पास लेकर जाते हैं, जहां वो इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो सोफिया बताती है कि वो एक डॉक्टर है, वो यहाँ बीमारी का इलाज खोजने के लिए आई है। बीमारी का नाम सुनकर वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर न जाने कितने लोग उसी बीमारी से मरे पड़े थे। जब सोफिया उन्हें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इनकी मौत का कारण सेम वही है। गोडीगो इन्हें अपने टाउन में रहने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद सोफिया वहाँ के पानी का टेस्ट करती है तो उसे जो पता चलता है वो हैरान कर देने वाला था। जो बात वो डक को भी बताती है कि यहाँ का पानी जहरीला हो गया और अपने कारणों से नहीं बल्कि किसी ने इसको जानबूझकर किया है, जिस वजह से ये प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। यही बात वो राजा को भी बताते हैं और कहते हैं कि हमें उसके सोर्स को ढूंढना होगा। तो राजा कहता है कि वो तुम्हारा काम है, मेरा काम है यहाँ के लोगों की रक्षा करना। वहीं दूसरी ओर हम जेम्स को वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। उसकी बॉल थोड़ी आगे चली जाती है, जिसे लेने के लिए वो एक गुफा के अंदर पहुंचता है जहां पर उसे कुछ दिखता है जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। वो तुरंत जेम्स को बुलाता है और जब वो उस चीज को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। दरअसल ये एक पेंटिंग थी जिसके अंदर उस आयरन शिप का भी जिक्र मौजूद था जो किसी सूखे हुए रेगिस्तान में दबा हुआ है। डक कहता है कि 200 साल पहले उस जगह पर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सूख गई है, इसीलिए वो जहाज ऊपर आ गया है। हमें उस नदी तक पहुंचना होगा। वो उसकी लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें उस पेंटिंग में एक फोर्ट भी दिखाई देता है, यानी कि उस नदी के आसपास जरूर एक किला भी होगा। तो वो सोफिया से कहता है कि हो सकता है कि जो पानी इन गांवों में आ रहा है वो उसी नदी का हो जो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद होगी। शायद उसमें कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही हो। फिर क्या था, तीनों घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं उस रास्ते पर जहाँ पर आज से तकरीबन 200 साल पहले नदी हुआ करती थी। वहाँ उन्हें वो किला भी दिख जाता है जिसके ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें दूर एक सोलर प्लांट दिखाई देता है जो कि मैस्कट इंटरप्राइज का था। लेकिन ऐसी जगह पर सोलर प्लांट उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब डक को उसकी ओर आ रही एक ट्रेन दिखाई देती है जिसकी ओर बढ़ते हैं और बड़ी ही चालाकी से वो उसके अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम रूडी को देखते हैं जो अल्जेरा के पास पहुंच चुका था। नहाते टाइम उसे अपने कपड़ों में वही रेड रस्टिंग के सैंपल मिलता है जो उसने उस दिन बोट पर लिया था। जब वो उसकी टेस्टिंग करता है तो उसके रिजल्ट को अल्जेरा को दिखाता है तो वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं हम उन तीनों को देखते हैं जो अब उस प्लांट के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये प्लांट असल में रेडियो एक्टिव केमिकल को बनाने में यूज हो रहा है जो कि यहाँ की सनलाइट ज्यादा जल्दी बनकर तैयार होता है। तभी सोफिया की नजर कुछ कंटेनर पर पड़ती है जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और जब बेसमेंट का गेट खुलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां पर हजारों टन के हिसाब से रेडियो एक्टिव और कुछ टॉक्सिक केमिकल सालों से पड़े हुए, कुछ तो लीक भी कर रहे हैं जो जाकर नीचे नीरजा नदी में मिल रहे हैं, जिसका पानी पूरा माली देश पीता है और इसी वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। वहाँ अल्जेरा और रूडी दोनों उस रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं और उन्हें वो दिखाते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं था। अब तीनों जल्दी से वहां से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी उन्हें मैस्कट के लोग पकड़ लेते हैं और फिर मैस्कट सोफिया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताती है कि तुम्हारा ये सोलर प्लांट लोगों की जान का कारण बन रहा है। पर वो कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो जो वेस्ट केमिकल होते हैं उन्हें सोलर की मदद से आग में बदल रहे हैं। तो सोफिया उसे बताती है कि तुम्हें जो अंडरग्राउंड केमिकल को स्टोर करा है वो नीचे पानी में मिल रहा है, जिसे पीकर लोग मर रहे हैं। एक बारी तो मैस्कट को भी यकीन हो जाता है कि सच में ऐसा तो नहीं हो रहा है। उधर हम डक और जेम्स को देखते हैं जिन्हें ये लोग ट्रक में बांध कर कहीं ले जा रहे हैं, लेकिन डक अपना दिमाग चलाता है और उस गोल्ड कॉइन से उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से को खोल देता है जिससे कि दोनों आजाद हो जाते। वही मैस्कट काजिम से मिलता है और उसे भी वही सोफिया वाली बात बताता है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें उन लोगों की इतनी फिक्र है तो प्लांट को बंद कर दो, लेकिन मुझे मेरे पैसे हर महीने मिलते रहने चाहिए। वहाँ वो दोनों अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे हैं। उनके हाथों से वो ट्रक का पीछे वाला हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर वो मीलों दूर तक चलते रहते हैं। पर बीच में उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी। इन्हें बीच रेगिस्तान में एक क्रैश प्लेन मिल जाता है जिसके टायर अभी भी सही थे। वो दोनों उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे चलाकर तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक गाँव में, जहाँ पर उन्हें टेलीफोन मिलता है, जिसे डक अल्जेरा को कॉल लगाता है और उसे सब कुछ बताता है। और फिर डक उस गोल्ड कॉइन को देकर एक जीप ले लेता है, उसे लेकर पहुंचता है गोडिगो के पास और उसके आदमियों की मदद मांगता है ताकि वो काजिम से लड़ सके। लेकिन उसके पास इतने लोग नहीं है और ना ही आधुनिक हथियार है, इसीलिए वो मना कर देता है। पर वो अपनी कार देने को राजी हो जाता है जो उसे काजिम से खरीदी थी।
जिसको लेकर डक और जेम्स प्लांट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता। वो बंदूक दिखाकर घुस जाते हैं। इधर मैस्कट को पता चल जाता है कि कोई आ गया। वो तुरंत ऊपर की ओर जाता है। यहाँ ये दोनों प्लांट के अंदर आ गए थे, लेकिन डक ये देखकर हैरान था कि पूरा प्लांट खाली हो चुका है। तब जेम्स कहता है कि शायद उसे यकीन हो गया होगा कि उसकी वजह से लोग मर रहे और ये बात अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसीलिए वो इस प्लान को उड़ाना चाहते। मैं नीचे जाकर उस विस्फोट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि ऊपर एक चॉपर लैंड करता है जिसमें मैस्कट सोफिया को लेकर बैठा रहता है। तभी वहां डक आ जाता है जो उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन इतने में उनके पीछे से एक बंदा और आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और सोफिया भी समय रहते चॉपर से कूद जाती है और उस आदमी को मारने लगती है। वही नीचे जेम्स को वो विस्फोट एक कंटेनर में मिल जाता है जिसको वो अपने बैग में रख लेता है। इस दौरान हम चॉपर में बैठे मैस्कट को देखते हैं जो अपने प्रोग्राम से सोलर पैनल को सन की ओर कर देता है, जिससे सारे सोलर बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। लेकिन जेम्स की काबिलियत की वजह से वहां कोई धमाका नहीं होता, जो बात मैस्कट भी समझ गया था। सोफिया डक दोनों मिलकर उस आदमी को खत्म कर देते हैं और फिर वहां से कार को लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी उनकी मंजिल बहुत दूर है। लेकिन इनके बीच फिर से आ जाता है काजिम, जो अपने हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर शूट करने लगता है। तब डक कहता है कि जेम्स, जिस विस्फोट को तुम लेकर आए हो उसे बाहर फेंकना शुरू कर दो। वो ऐसा ही करता है जिससे कि काजिम का हेलीकॉप्टर टर्न ले लेता है। लेकिन दोस्तों, तभी डक को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको उसे उम्मीद नहीं थी। वहां पर धमाके की वजह से रेत खिसक गई थी, जिससे कि वो सालों से दबा हुआ आयरन शिप दिखने लगता है। इसीलिए सभी उसके अंदर छुपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काजिम को पता लग गया था कि वो अंदर ही है, इसीलिए वो उस पर गोलियां बरसाना शुरू करता है। उधर उसके टैंक भी यहाँ पर आ चुके थे और वो हमला करते रहते हैं, जिसके झटकों से शिप में रखा हुआ कुछ बॉक्सेस खुल जाते हैं और उसमें वो सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर डक को यकीन नहीं होता कि वो सिक्के अभी भी सही सलामत है। और तभी इन लोगों को वहां पर एक बहुत पुरानी तोप दिखती है, जिसे वो चलाने की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे ही काजिम सामने आता है वो उसे शूट करते हैं, जिससे कि वो मारा जाता है। उसके कुछ देर बाद उसकी पूरी आर्मी सरेंडर कर देती है, जो देखकर वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। जब तीनों बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर गोदिगो के लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, जिसकी वजह से उसकी आर्मी हार जाती है। वही हम अमेरिका में मौजूद मैस्कट को देखते हैं, जिसके ड्रिंक में वही फॉर्मर CIA एजेंट जहर मिला देता है, जिससे वो वही मौत मरता है जो उसने लोगों को दी थी। इधर हम डक और सोफिया को देखते हैं जो अब एक दूसरे के साथ है। डक ने उस खजाने को गोदिगो के लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा उनका नुकसान हुआ था और उस खजाने पर उनका सबसे ज्यादा हक भी है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।